गुड इवनिंग एवरीवन। तो अपन शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब तक अपन ने कौन कौन सी धातुओं की बात कर ली? स्वर्ण की, रजत की, ताम्र की, लोह की। ये कौन से टाइप के लोह थे? शुद्ध लोह। फिर अपन बात कर रहे थे पूती लोह की। रस रत्न समुच्चय में दो प्रकार के पूती लोह की बात हुई थी। कौन कौन से? पहला था नाग, दूसरा था वंग। इन दो की बात हुई थी। कुछ आचार्यों ने यशद को भी धातु माना है, और सही बात है, यशद धातु भी है, लेकिन रस रत्न समुच्चय ने नहीं माना। ठीक है, क्योंकि वहां पर उस टाइम तक यशद धातु का वर्णन नहीं आया था। यशद धातु का वर्णन जो है बाद में आया था, इसलिए शायद रसरत्न समुच्चय में जो है उसका वर्णन नहीं मिलता। तो यशद धातु की बात 15वीं शताब्दी से स्टार्ट हुई है। ठीक है, और जो रसरत्न समुच्चय उससे पहले का है, इसलिए यहाँ पे यशद धातु नहीं मानी। और गुणों की तरह देखें अगर, तो यशद धातु एक प्रकार की पूती लोह में आती है। वो भी जल्दी पिघलने वाली धातु है, और अग्नि में डालने पर दुर्गंध पैदा करने वाली है। ठीक है, दुर्गंध युक्त होती है, इसलिए जो है यशद को पूती लोह में ही काउंट किया गया है। ठीक है, तो आज अपन यशद पढ़ेंगे। नागवंग अपन पढ़ चुके हैं। यशद तो यशद की मैं बात करूं तो इसका संस्कृत नाम क्या है? यशद है। ठीक है, हिंदी में इसको क्या है, जस्ता बोला जाता है। और अंग्रेजी में जिंक और जिंकम इसका लैटिन नेम है। ZINCUM, जिंकम। और जेड इसका संकेत है। ठीक है, इसका द्रवणांक 410 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 980 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये सब चीज आपको पता है। पर्याय की बात करें अगर अपन, तो पर्याय इसके क्या है? यसद, जशद, जसद, रीति हेतु, खरपरज और रग संकाश। ठीक है, रंग संकाश। ये बिंदी लगा लेना यहाँ पे रंग संकाश है ये। ठीक है, रंग संकाश, तो वो उस तरह से आप याद कर लेना। ठीक है, प्राप्ति स्थान की बात करें अगर अपन इसकी, तो राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, कश्मीर, तमिलनाडु, ये सब प्राप्ति स्थान इसके। इतिहास की अगर इसकी बात करूं, तो सबसे पहले इसका वर्णन 15वीं शताब्दी में आया है मदन पाल निघंटू में। ठीक है, सबसे पहले। और इसका वर्णन किस नाम से आता है? यशद नाम से। ठीक है, बीच में जब मुस्लिम काल आया तो इसको लोग क्या बोलने लग गए, जैसे मुगलों का जो आक्रमण हुआ था ना इंडिया पे, भारत पे, तो उस वक्त इसको क्या बोलने लग गए थे? जस्ता बोलने लग गए थे। तो इसका वहां से जस्ता नाम फेमस हुआ। ठीक है, अब एक आपने महारस पढ़ा हुआ है रसक, तो रसक का कोई मेरे को वो बता दो, फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला रसक का, किसी को पता है? हिमानी, रसक पढ़ा है? अब यार तुम पुराना रिवाइज नहीं करते तो कैसे पार पड़ेगी? हाँ, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। ठीक है, याद करो यार पुराना, ऐसे कोई फायदा नहीं है। देखो तुम क्लास ले लोगे, पढ़ लोगे, ठीक है, एक बार को तुम्हारे दिमाग में आ भी जाएंगी कुछ कुछ चीजें, लेकिन ये रिवाइज नहीं करोगे ना, तो ये क्या है कि या तो प्रैक्टिकली करने पर याद होती है ऐसी चीजें, या बार बार पढ़ते रहने पर याद रहती है, नहीं तो भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर इसलिए रखना चाहता था कि भाई तुम लोगों को इस आसानी से याद भी हो चीजें, और बार बार रिवाइज होती रहे क्वेश्चनों के कारण। लेकिन आंसर भी नहीं कर सकते तुम लोग जो मैं क्वेश्चन पूछूं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, अभी आज वैसे भी टाइम कम है मेरे पास। तो 15वीं शताब्दी में सबसे पहले वर्णन का मैंने आपको बता ही दिया है। अब इसका परिचय, किस तरह की ये धातु है, तो नीलाभ श्वेत वर्ण की, मतलब हल्की नीली सफेद से वर्ण की होती है। चिकनी, चमकीली और भारवान, ये सारे नॉर्मल जो धातुओं के गुण होते हैं वो सब इसमें होते हैं। सामान्यतः भंगुर होती है, और जनरली जो रसक है ना, उसी से अपन जिंक धातु को जो है निकालते हैं। ठीक है, ताप और विद्युत की सुचालक होती है। और जैसे आपने देखा होगा इसका प्रैक्टिकल यूज अपन क्या करते हैं, जैसे बसें हैं, गाड़ियां वगैरह हैं, तो उसमें लोहे के जितने भी आइटम, लोहे का जितना भी लगा होता है ना स्ट्रक्चर, उसको जो है कवर करने के लिए, उसको ढकने के लिए जो है उस पे यशद की परत जमाई जाती है, यशद की परत लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि लोहा आदि जो धातु हैं वो वातावरण के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, और उनमें जंग जल्दी लगती है। तो ये जो उनके जंग लगने की प्रॉपर्टी है, उससे जो है वातावरण से बचाने के लिए अपन यशद यानी जिंक की जो है एक वो पूरी लेयर लगा देते हैं उनके आगे। ठीक है, तो ये अपन प्रैक्टिकली यूज करते हैं यशद का। और बाकी अपन अगर देखा जाए
तो आजकल जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं उनमें भी जिंक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मल्लम हो गई, पेंट हो गई, क्रीम हो गई, पाउडर होगी, इनको बनाने में जो है यशद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बाकी पित्तल पित्तल धातु निर्माण में यशद का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यशद कैसा होता है, मुक्त अवस्था में नहीं मिलता, यानी फ्री फॉर्म में एक जिंक के परमाणु अगर जैसे एक साथ मिल जाए तो उस फॉर्म में नहीं मिलता, ये हमेशा खनिज फॉर्म में मिलता है। अब इसके कौन कौन से खनिज मिलते हैं, जैसे कि जिंक ब्लेंड यानी जिंक सल्फाइड ZnS, ठीक है। जिंसाइट यानी ZnO जिंक ऑक्साइड, कैलेमाइन या रसक जिसे अपन बोलते हैं जिंक कार्बोनेट, ठीक है। फिर हेमीमॉर्फाइट, इस तरह के इसके कुछ जो है अपन को खनिज प्राप्त होते हैं, खनिज देखने को मिलते हैं। प्राप्ति स्थान मैंने आपको बता ही दिया। अब ग्राह्य यशद के लक्षण जिसको अपन मेडिसिनल पर्पज से यूज कर सकते हैं वो कैसा होना चाहिए, तो जो काटने पर एक सेकंड, जो काटने पर चमकदार हो, स्निग्ध हो, मृदु हो, स्वच्छ हो, अग्नि पर शीघ्र पिघलने वाला हो, बहुत भारी हो, उस यशद को जो है औषध कार्य में श्रेष्ठ माना जाता है। यानी उस इस प्रकार के यशद का जो है आपको औषध कार्यों में उपयोग करना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही कुछ अग्राह्य वाले लक्षण भी बता रखे हैं कि किस तरह के यशद को जो है आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो उसमें क्या आ जाते हैं, जो कठिन हो, देर से पिघलने वाला हो, रुक्ष हो, शुष्क हो, ठीक है, कम चमकदार हो, लघु एवं मलिन हो, उनको जो है औषध कार्य के लिए अग्राह्य यानी अनएक्सेप्टेबल माना गया है, ठीक है। ग्राह्य अग्राह्य हो गए। अब शोधन की बात करते हैं, तो वही शोधन से पहले शोधन का प्रयोजन पता होना चाहिए कि आपको शोधन करना क्यों है यशद का, डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते क्या। तो वही यहाँ पे बात अपन जो पहले करते आए वही आ जाती है कि अशुद्ध धातुओं की भस्म बना के अगर अपन यूज करते हैं तो वो अनेक रोगों को उत्पन्न करने वाली होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बता रखा है, अशुद्ध या अपक्व यशद भस्म का अगर अपन सेवन करते तो उससे गुल्म हो गया, प्रमेह हो गया, क्षय हो गया, कुष्ठ हो गया, ठीक है, वात व्याधियां हो गई, और ब्रह्म मतलब चक्कर आना हो गया, इस तरह के जो है रोग वहां पे होते दिखाई देते हैं। इसलिए जो है अशुद्ध रूप में कभी भी यशद का प्रयोग नहीं करना। यशद क्या, कोई भी धातु भस्म हो उसमें पहले धातुओं का शोधन करना अनिवार्य होता है, करना ही चाहिए, ठीक है। तो वो शोधन का आपको पता है ही, ठीक है। फिर आता है शोधन की विधियों की बात करें, तो एक विधि जो आपकी सामान्य शोधन विधि है वो आप हर जगह लगा सकते हो, तेले तकरे गवाम मूत्रे ही आर नाले कुलत्थजे वाली, ठीक है। तो वो तो आपको करनी है। बाकी यशद का शोधन बिल्कुल उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से अपने वंग धातु का जो अपन ने शोधन पढ़ा था। तो किसी को याद है वंग धातु का शोधन अपन ने कैसे किया था, किसी को याद हो तो बता दो। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज यहाँ पे अपन करेंगे कि यशद को वही लोहे की कढ़ाई में डाला, ठीक है, उसके बाद उसको तीव्र अग्नि पे पिघला दिया, फिर एक जो है मूषा या फिर बर्तन लेंगे, उसमें चूर्णोदक भर देंगे, ठीक है। अब उस मूषा के ऊपर एक छिद्र युक्त ढक्कन रख देंगे और फिर उसको धीरे धीरे करके जो है लिक्विड यशद को उस यंत्र में डालेंगे या उस चूर्णोदक में डालेंगे। तो इससे क्या होगा, वो ठंडा होगा, चूर्णोदक में जाके इकट्ठा हो जाएगा। इस प्रकार से यह प्रक्रिया कितनी बार करनी है, 7 बार। इससे क्या होगा, अपना यशद जो है वो शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। यही अपन ने वंग में पढ़ी थी। अब यहाँ पे वो जो पिधान रखने का छिद्रयुक्त ढक्कन रखने का कारण है वो भी सेम वंग वाला ही है कि भाई उछटने का डर रहता है, इसलिए जो है अपन ढक्कन लगाते हैं ऐसा छिद्रयुक्त। अब यहाँ पे चूर्णोदक वाली तो बात होगी, इसके अलावा भी मैंने 2 चीजें बताई थी, निर्गुंडी मूल त्वक स्वरस और जो है अर्क दुग्ध, इनमें भी अगर अपन 7-7 बार जो है बुझा सकते हैं, ठीक है। मतलब चूर्णोदक के स्थान पर निर्गुंडी मूल स्वरस या अर्क दुग्ध का भी अपन प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे इसने बता रखा है कि यशद को लोह दर्वी में रखकर तीव्र अग्नि पर पिघलाकर सचित्र पिधान युक्त यानी पिठर यंत्र में रखे चूर्णोदक अथवा निर्गुंडी मूल स्वरस अथवा अर्क दुग्ध में 7 बार बुझाने पर जो है यशद उत्तम रूप से शुद्ध हो जाता है, ठीक है। अब इसके शोधन हो गया, अब अपन मारण की बात करते हैं। तो लोहे की कढ़ाई में यशद को पिघलाकर अपामार्ग चूर्ण का थोड़ा थोड़ा प्रक्षेप डालते हुए लोह दर्वी से रगड़ते हुए जारण करें। अब यहाँ पे एक जारणा आपने पारद वाली पढ़ी थी, ठीक है, और एक जारणा ये है, दोनों में थोड़ा अंतर है। यहाँ पर जारणा अपन कर रहे हैं इसको भस्मीभूत करने के लिए, भस्म बनाने के लिए, ठीक है। तो अब जब अपन केवल शुद्ध यशद को लोहा दर्वी में पिघलाते हैं तो पिघल जाती है। फिर जैसे अपामार्ग के जो इसमें चूर्ण डालते हैं, अपामार्ग के पंचांग का चूर्ण डालते हैं, तो वो धीरे धीरे करके एक पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, ठीक है। और अब ये चूर्ण कितना डालना है ये भी बात आती है। तो अपामार्ग चूर्ण की मात्रा
बिल्कुल यशद की जितनी अपन ने मात्रा ली है उसके समान मात्रा में ही ली जाती है, लेकिन ये नहीं एक साथ पूरा अपामार्ग चूर्ण डाल दिया, नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रक्षेप के रूप में धीरे धीरे करके जो है मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, जैसे आपने एग्जाम्पल के लिए कढ़ी वड़ी बनाते देखा है, किसी ने बनाई बनाई है, उसमें भी धीरे धीरे जो है दही या छाछ जो भी है ऐड करते हैं, है उसको पात्र को हिलाते हुए, उसमें जो भी अवन बेसन वगैरह है उसको हिलाते हुए, या उल्टा बोल रहा हूँ, मतलब बेसन डालते हैं, ऐसा ही कुछ है, मतलब इस तरह से धीरे धीरे करके डालते हैं। ठीक है, कुल मिला के ये बात है, समझ लो, एक साथ नहीं डालते पूरा आप हमारे का। तो यहाँ पे जारण के लिए क्या है, धीरे धीरे करके जो है अपन ने डाले हैं अपामार्ग चूर्ण को। ठीक है, प्रक्षेप के रूप में थोड़ा थोड़ा संपूर्ण रूप से जरित यशद को कढ़ाई के मध्य एकत्र करके एक मिट्टी के शराव से ढककर 1 दिन तक तीव्र अग्नि दे, जिससे यशद भस्म अंगार वर्ण की लाल हो जाए। ठीक है, उसके बाद स्वांगशीत होने पर यशद भस्म प्राप्त करें। इस प्रकार से जो है यशद भस्म के जो है निर्माण की विधि हो गई। एक विधि तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी विधि यहाँ पे आपको बुक में मिलेगी पारद वाली। वो क्या है, शुद्ध यशद को लोहे की कढ़ाई में तीव्र अग्नि से पिघलाकर उसमें समभाग शुद्ध पारद मिलाकर शीघ्रता से खलों में डालकर मर्दन करें। मर्दन करते करते यशद व पारद के मिश्रण की पिष्टी बन जाने पर नींबू स्वरस के साथ मर्दन करके प्रक्षालित करें। अब इस यशद के संभाग में शुद्ध गंधक मिलाकर अच्छी प्रकार से मर्दन करके चूर्ण बनावे और शराब संपुट में कुक्कुट पुट का पाक करें और स्वांगशीत होने पर यशद भस्म प्राप्त करें। तो यहाँ पर क्या स्टेप्स रखी है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला स्टेप, अपन ने शुद्ध यशद लिया और उसको कढ़ाई में पिघलाया। दूसरा स्टेप, इसमें क्या किया अपन ने, जो शुद्ध यशद था, वो पिघला हुआ यशद था, उसके अंदर समान भाग में पारद मिक्स किया और मिक्स करने के बाद तुरंत बाद उसको खलवे में डालकर और अच्छी प्रकार से मर्दन करते रहे। मर्दन कब तक करते रहे, जब तक वो पाउडर फॉर्म में या पिष्टी रूप में ना हो गया हो। ठीक है, अब पिष्टी तैयार हो गई। फिर तीसरा स्टेप क्या है, नींबू स्वरस की उसमें भावना देना। ठीक है, तो नींबू स्वरस के साथ उसका मर्दन किया और फिर उसके बाद चौथा स्टेप क्या है, उसका प्रक्षालन करना, उसको अच्छी प्रकार से जो है प्रक्षालन कर दिया। पांचवें स्टेप में अपन ने क्या किया, उसमें जो यशद था अपना, उसमें समान भाग में शुद्ध गंधक डालकर अच्छी प्रकार से मर्दन करके उसको चूर्णीभूत कर लिया, चूर्ण बना लिया उसका बिल्कुल। फिर छठा स्टेप जिसमें अपन ने पुट पाक किया, यानी कौन सा पुट, शराब संपुट करके कुक्कुट पुट का पाक किया। इस प्रकार से 6 स्टेप में जो है अपनी यशद भस्म तैयार होगी। तो आप दोनों में से कोई भी विधि याद कर लेना जो आपको इजीली याद हो जाए। ठीक है, तो सिंपल है, ये वाली आपको याद हो जाए तो यही आप याद कर लेना। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको, केवल अपामार्ग चूर्ण से जारण करना है। फिर उसके बाद आपको जो है उस जरित यशद को एकदम कढ़ाई के बीच में रख के उसको अच्छी प्रकार से ढककर 1 दिन तक लगातार तीव्र अग्नि पर पकाना है। अंगार लाल वर्ण का, यानी जैसे अंगारे होते हैं ना कोयले के, एकदम तेज जलते अंगारे, वो रेडिश टाइप के कलर के होते हैं। ठीक है, तो उस टाइप के कलर का जब हो जाते हैं ना, तो अपन उसको आंच को बंद कर देते हैं और स्वांशित होने के लिए रख देते हैं। जैसे ही वो स्वांशित हो जाता है तो उसको इकट्ठा कर लेते हैं। इस प्रकार से यशद का जो है भस्म अपन को प्राप्त हो जाती है। अब भस्म का वर्ण कैसा होगा, पांडु श्वेत वर्ण का, मात्रा आधा से 1 रत्ती। ठीक है, और अनुपान क्या होंगे, मधु, घृत, दुग्ध, मक्खन आदि, ये सब इसके अनुपान होंगे। ठीक है, अब भस्म के गुण की बात करें तो ज्यादातर भस्में कैसी होती है, तिक्त या कटु तिक्त कषाय तरह के जो रस होते हैं ना, उन्हीं तरह के रसों की होती है। इन जनरल आपको अगर कुछ ना है एग्जाम में, मैं वैसे तो आपको याद करना चाहिए रस, लेकिन फिर भी अगर याद नहीं हो ना आपको रस, तो तिक्त कटु लिख दो। ज्यादातर भस्मों का रस क्या होता है, तिक्त कटु टाइप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी रस क्या है, तिक्त कटु होता है। वीर्य में कुछ शीत होती है, कुछ उष्ण होती है, वो आपको याद करनी पड़ेगी। जैसे ताम्र की है, ताम्र की तो उष्ण होती है। ठीक है, तो यशद है, यहाँ पे यशद की शीत होती है। कफ पित्तर होती है, चक्षुष्य होती है। ठीक है, बुद्धि वीर्य वर्धक होती है, श्रमहर होती है, श्लेष्म कला संकोचक, कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का जो है ये काम करती है। इसके अलावा प्रमेय, पांडु, श्वास, नेत्र रोग नाशक, चक्षुष्य है तो नेत्र रोगों का नाश करने वाली होगी। ठीक है, इसके अलावा कास हो गया, रात्रि स्वेद हो गया, व्रण स्राव रोधक हो गया। ठीक है, अवसाद हो गया, अत्यधिक रक्तस्राव, जो मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया जैसी डिजीजेज होती है ना, उनमें भी जो है यशद भस्म का सेवन किया जाता है। ठीक है, कंपवात आदि रोगों में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। यानी मेनली जो नेत्र के जैसे रोग हो गए या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो गए, जहाँ पे अति अति रक्तस्राव हो रहा हो, इस जगह पे इसका बहुत अच्छा प्रयोग होता है। ठीक है,
अब आता है यशद भस्म सेवन जन्य विकार शमनोपाय। अब भाई आपने किसी पेशेंट को यशद भस्म दी और उसके वो साइड इफेक्ट करेगी, उसको वो नुकसान करेगी, तो आपको अचानक क्या करना चाहिए, उसमें क्या इलाज करना चाहिए? तो बला एवं हरित की चूर्ण का मिश्री के साथ 3 दिन तक सेवन करने पर जो वो जितने भी कॉम्प्लिकेशन है, जितने भी वो साइड इफेक्ट है, वो सब साइड हो जाते हैं या दूर हो जाते हैं। इस प्रकार से यशद भस्म के सेवन जन्य जो विकार है उनका शमन हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके प्रमुख योग लघु बसंत मालती, स्वर्ण वसंत मालती रस, ठीक है, शिला दत्वादि लोह, यशदामृत मलहर, त्रिवंग भस्म, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आपको 3 से 4 एग्जाम्पल याद करने हैं, जिनके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनको तो याद करने ही है, नहीं तो 2 नाम आपको याद करने हैं। जैसे कई यूनिवर्सिटीज होती है जिनमें 2-2 नंबर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, वहां पर चांसेस कम ही होते हैं कि आपसे 4 एग्जाम्पल पूछे। ठीक है, जहाँ 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पूछ लेते हैं कि यशद के 4 औषध योगों के नाम बताइए। अब वहां पे 4 औषध योगों के नाम आपको याद ही नहीं, आप तो 2 याद करके गए, तो वो वहां आपको फिर लॉस होता है। इसलिए 4 तो मिनिमम आप याद करो। ऐसा नहीं 6, 7, 8, 10, 15 योग याद करो, 4 आप याद कर लो सेफ्टी के लिए। ठीक है, अगर एग्जाम में बड़े क्वेश्चन में आता है तो 2 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। याद अगर 4 हो तो 4 लिख देना, लेकिन 4 आपको याद करने चाहिए। ठीक है, अब आता है अपना अगला पित्तल या ब्रास। ठीक है, पित्तल किससे बनता है? कॉपर और जिंक से, यानी कॉपर क्या, ताम्र और यशद से। ठीक है, तो पित्तल का निर्माण, पित्तल को संस्कृत में पित्तलम बोलते हैं, हिंदी में पीतल बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में जो है इसको ब्रास बोलते हैं। इसके पर्याय की बात करें तो पित्तल पीत लोह, लोह है क्योंकि ये धातु है इसलिए यहाँ पे लोह बोला। पीत मतलब पीले वर्ण के होने के कारण इसको पीत लोह बोलते हैं। कपी लोह, अब कपी क्या होता है? बंदर। बंदर कैसे होता है? हल्के से येलो ग्रेइश येलो टाइप के होता है ना उनका कलर, तो इसलिए यहाँ पे उससे तुलना करके इसको कपिलोह बोला गया है। रीतिका, रीतिका इसका एक जो भेद भी है इसलिए यहाँ पे रीतिका आप पर्याय मान सकते हो। आरकूट, आर, आर इंपॉर्टेंट पर्याय याद कर लेना। रीति, राजरीति, बाह्य रीति, कपिला, पिंगला, ये इसके कुछ पर्याय हैं। ठीक है, आपको सारे इनमें से 5-6 पर्याय जो है याद करने ही है। ठीक है, हर जो है धातु द्रव्य इनके 4-4, 5-5 पर्याय याद कर लो। 4 पर्याय तो याद करो ही। ठीक है, मतलब आपका आइडियल अमाउंट जो आपको नंबर याद रखने हैं ना वो 4 है। ठीक है, पर्याय 4 याद रखने हैं। ठीक है, अगर आपको प्रमुख योग पूछे तो कम से कम 4 योग याद रखने हैं। क्यों? क्योंकि 2 नंबर में 4 के ही कॉम्बो होता है, आधा-आधा नंबर का एक वहां पे डिवाइडेशन हो जाता है आसानी से। इसलिए यहाँ पे आपको मैं बोल रहा हूँ 2 या 4 एग्जाम्पल पूछते हैं। ठीक है, तो 4 आप पर्याय याद कर लेना, सभी के 4-4। फिर भेद की बात करें, भेद से पहले मैं इतिहास की बात करूं तो ताम्र और यशद को निश्चित मात्रा में पिघलाकर मिलाने पर पित्तल नामक मिश्र लोह बनता है। ठीक है, अब पीतल के आप देखते हो अनेक पात्र और उपकरण का जो है चरक और सुश्रुत संहिताओं में वर्णन मिलता है। रस शास्त्र में इसके शोधन मारण आदि का वर्णन भी मिलता है। ठीक है, जो अपन अभी पढ़ेंगे। परिचय की बात करें तो ये पीत वर्ण की होती है, चमकदार होती है, कठिन आघात वर्णीय, आघात वर्धनीय। ठीक है, इस प्रकार की जो है मिश्र लोह होती है। मिश्र लोह क्या? 2 या 2 से अधिक धातुओं का संयोग होता है, इसलिए यहाँ पे मिश्र लोह बोला है। ठीक है, तो ये चीज भी आपको पता है। वनस्पति अम्लों की इस पर शीघ्र प्रतिक्रिया होती है, यानी पीतल के पात्र में जो एसिडिक चीजें अगर आप डालोगे तो वो टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे दही वगैरह जो है वो पीतल के पात्र में नहीं डाल सकते। ठीक है, उससे रिएक्शन कर जाते हैं पात्र से। इसलिए जो है यहाँ पे पीतल के पात्र क्या होता है, अम्ल जो रस हैं उनसे, अम्ल क्षार जो है उनसे जल्दी प्रतिक्रिया करते हैं, इसलिए उनमें जो है अपन को खट्टे या क्षारीय पदार्थ नहीं डालने चाहिए, ऐसी बात कही गई है। ठीक है, पित्तल के भेद की बात करें तो 2 प्रकार के बताए गए हैं रसरत्न समुच्चय में, रीतिका और काकतुंडी। रीतिका क्या होती है? इसको प्रतप्त कर कांजी में बुझाने पर ये रक्त वर्ण की होती है, और जो काकतुंडी होती है वो कृष्ण वर्ण की होती है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना। अब आता है ग्राह्य पित्तल के लक्षण, यानी जो अपन एक्सेप्टेबल होती है मेडिसिनल पर्पज के लिए, उसके क्या लक्षण होने चाहिए? तो वजनदार होनी चाहिए, यानी हैवी होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए, पीत वर्ण की होनी चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, पीटने पर, ये यहाँ पे पीटने लिख रखा है, तो पीटने पर जो है फैलने वाला, कि उसको जैसे पीटने पर उसकी पतली चद्दरें बन जाती है ना, उस टाइप का। दृढ़, ठीक है, स्पर्श में स्निग्ध, मसृण, इस प्रकार का जो अगर हो तो वो क्या होता है, औषध पर्पज या मेडिसिनल यूज के लिए जो है उपयोगी होता है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, ऐसे ही अग्राह्य के भी लक्षण बताएं जो इसके जस्ट ऑपोजिट होंगे, कि जैसे जिसका वर्ण पांडु हो। ठीक है, पांडु अभायुक्त मतलब प्रॉपर पीत वर्ण का जो है, चमकीले पीत वर्ण का नहीं हो। ठीक है, इसके अलावा खर हो, यानी खुरदरा टाइप का हो, रूक्ष हो,
ठीक है। कालीमा युक्त हो, कालीमा युक्त मतलब कालापन लिए हुए हो, भंगुर हो, यानी अगर अपन उस पर आघात करें, पीटे उसको किसी हथौड़े वगैरह से तो वो टूट जाए तुरंत। दुर्गंध युक्त हो, उसमें से गंदी स्मेल आ रही हो, ठीक है। बाहर में हल्का हो, इस प्रकार का जो है मेडिसिनल पर्पज के लिए अपन प्रयोग में नहीं लेते हैं। ये अग्राह्य टाइप का होता है, ठीक है। फिर अपन आगे बात करते हैं इसके अग्राह्य के लक्षण, मैंने आपको बता ही दिए सारे, ये आप पढ़ ही लोगे अब। फिर उसका शोधन की बात करें तो तेल तक्रादि से शोधित पित्तल, यानी जो अपन ने नॉर्मल शोधन विधि पढ़ी थी वो पांचों द्रव्यों की, तेले तक्के गावम मूत्रे ही आहारनाले कुलत्थजे, तो इनमें 7-7 बार करके बुझा दिया अपन ने, ठीक है। वो कर लेने के बाद शोधित पित्तल के पतले पतले पत्रों को प्रतप्त करके हरिद्रा चूर्ण युक्त निर्गुंडी स्वरस में 5 बार बुझाने पर पित्तल की उत्तम शुद्ध जो है शुद्धि प्राप्त हो जाती है, यानी पित्तल उत्तम रूप से शुद्ध हो जाता है। क्या किया यहाँ पे, सामान्य शोधन किया, फिर उस सामान्य शोधित पित्तल पत्र पर को क्या किया अपन ने, जो निर्गुंडी स्वरस है, ठीक है, हरिद्रा चूर्ण युक्त निर्गुंडी स्वरस है, उसमें बुझाया। कितनी बार बुझाया, 5 बार। इस प्रकार से जो है अपन ने शोधन किया पित्तल का। अब पित्तल के मारण या भस्म निर्माण की बात करें तो पित्तल में समान भाग में मनयशिला एवं गंधक को नींबू रस के साथ में पीस कर पिष्टी बनाकर शुद्ध पित्तल के तनु पत्रों पर लेप करके सुखाएं, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या बता रखा है, यहाँ पे समान भाग में सबसे पहले मनयशिला और गंधक लिया, ठीक है। समान भाग किसके, पित्तल के समान भाग में। जैसे मान लो आपका 50 ग्राम पित्तल है तो 50 ग्राम मनयशिला, 50 ग्राम गंधक लिया, ठीक है, दोनों को मिला दिया। फिर उसमें नींबू स्वरस डाल के अच्छी प्रकार से भावना दी और उसको एक लेप की फॉर्म में बना दिया, ठीक है। अब इस लेप को पित्तल पत्रों पर लगाया, शुद्ध पित्तल पत्रों पर, जो शोधित किए हुए पित्तल पत्र है ना उन पर लगा दिया। फिर उसको जो है शराव संपुट में रखकर अर्ध गजपुट में पाक किया, ठीक है। इस प्रकार 8 पुट देने पर जो है पित्तल की उत्तम भस्म बन जाती है। ये पित्तल का मारण हो गया। क्या क्या प्रोसीजर की वापस बता रहा हूँ। पित्तल के समान भाग में मनयशिला और गंधक लिए, उनको एक जगह मिक्स किया, फिर उसमें नींबू सोरस की भावना दी और लेप के फॉर्म में बनाया। इस लेप को शुद्ध पित्तल पत्रों पर लगाकर शराव संपुट करके अर्ध गजपुट की अग्नि दी और इस प्रकार कितने पुट दिए, टोटल 8 पुट दिए, ठीक है। तो इस प्रकार जो है पित्तल की उत्तम भस्म तैयार हो गई। भस्म मात्रा कितनी होगी, आधा से 1 रत्ती तक भस्म मात्रा होगी जो अपन प्रयोग कर सकते हैं। अनुपान मधु घृत आदि के साथ जो है इसका प्रयोग करने को बोला गया है। भस्म गुणों की बात करें तो रीतिका के गुण क्या होंगे, तिक्त रस, वीर्य उष्ण, गुण रूक्ष, ठीक है। यह जंतुग्नि यानी क्रमिग्न जो टाइप का होता है ना, कृमियों का नाश करने वाली, इस प्रकार की रक्त पित्त, रक्त विकार, कृमि, कुष्ठ आदि रोगों को जो है दूर करने वाली होती है, ठीक है। और काकतुंडी की बात करें, यह भी तिक्त उष्ण रूक्ष होती है, कफ पित्त नाशक होती है, यकृत प्लीहा रोगों की नाशक होती है, यानी लिवर डिसऑर्डर या फिर स्प्लीन डिसऑर्डर जो होते हैं उनमें जो है अच्छा काम करने वाले होते हैं पित्तल भस्म। तो वो चीज आप याद रखना, शीत वीर्य की होती है। ये इसके भस्मों के गुण हो गए, ठीक है। फिर अपन इसके योगों की बात करें तो पित्तल रसायन, रत्न प्रभावटी, षडानन रस, स्वर्ण सिंधु रस और मेघनाथ रस, ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जो आप याद कर लोगे, ठीक है। अब आपने मान लो अपक्व जो है पित्तल भस्म का सेवन किया, तो अपक्व पित्तल भस्म एज ए पॉइजन काम करती है। इससे क्या है, रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा जो है ब्रह्म, मूर्छा, ज्वर, ठीक है, और अर्श भगंदर, इस तरह के जो है रोग, भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से जो है अपना पित्तल भी कंप्लीट होता है, ठीक है। अब अपने बचे हैं कांस और वर्तलोह। ये मैं आपको नेक्स्ट कल की क्लास, सुबह की क्लास में कंप्लीट कराऊंगा। अभी मुझे क्या है, एक्चुअली अर्जेंट काम से कहीं जाना है, तो मैं अभी तो पढ़ा नहीं पाऊंगा आपको। कल आपका धातु प्रकरण सुबह कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आज की क्लास अपन एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है कुछ। और पढ़ रहे हो कि नहीं साथ के साथ, ये तो बता दो। अगर पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हो तो फिर उसका नुकसान तो होगा, ठीक है। साथ के साथ नहीं पढ़ोगे तो बाद में वैसा ही रहेगा, पढ़ना नहीं पढ़ना बराबर हो जाएगा। क्वेश्चन आंसर मैं पूछना तो बहुत चाहता हूँ, बट तुम लोग रेस्पॉन्स दो उसके लेवल का, तब तो मजा भी आए मुझे पूछने में कि हाँ तुम पढ़ रहे हो। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में कल सुबह, वही 8 बजे मिलेंगे। 8 से 8:40 की क्लास होगी, जिसमें मैं बाकी बचे कांसा और वर्तलो, ये 2 बचे हैं, ये कंप्लीट करा दूंगा। इससे तुम्हारा क्या होगा, जो धातु प्रकरण है वो कंप्लीट हो जाएगा, धातु धातु प्रकरण, ठीक है।
फिर उसके बाद जो है अपन इवनिंग की क्लास में पहले ट्रिक्स डिस्कस कर लेंगे और फिर रत्न प्रकरण स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एंड करता हूँ मैं क्लास।